मित्रों, आज हम एक ऐसे विषय के बारे में बात करने वाले हैं जो 21वीं शताब्दी में भारत के आर्थिक भविष्य का दिशा तय कर सकता है, जो है मेक इन इंडिया। ये अभियान 25 सितंबर 2014 को शुरू हुआ था, जब भारत की अर्थव्यवस्था मैन्युफैक्चरिंग के मैदान में पीछे चल रही थी। उस वक्त देश के जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग का योगदान सिर्फ 15-16 फीसदी था, जबकि चाइना में यह 30% से ज़्यादा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस अभियान का उद्देश्य रखा कि 2025 तक भारत मैन्युफैक्चरिंग का एक ग्लोबल हब बन जाए, करोड़ में रोजगार उत्पन्न हो और देश इंपोर्टर से एक्सपोर्टर बने। स्लोगन था जीरो डिफेक्ट विथ जीरो इफेक्ट, यानी ऐसे प्रोडक्ट्स जो क्वालिटी में बेहतरीन हो और इन्वायरमेंट पर कम से कम असर डालें। नीति और उसके उद्देश्य हम देखने हैं। मेक इन इंडिया के 3 मुख्य उद्देश्य थे। पहला, मैन्युफैक्चरिंग का जीडीपी में योगदान 25% तक बढ़ाना। दूसरा, 10 करोड़ से ज़्यादा नए रोजगार का सृजन करना। और तीसरा, एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना। इसलिए 25 प्रायोरिटी सेक्टर्स चुने गए थे, जिनमें ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट्स, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम था, फार्मास्यूटिकल्स, रिन्यूएबल एनर्जी, टेक्सटाइल एंड गारमेंट्स, रेलवेज। सरकार ने कुछ बड़े कदम उठाए, जिनमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म्स, 100% एफडीआई अनुमति को कुछ सेक्टर्स में दिया गया, सिंगल विंडो क्लियरेंस बताया गया, इंफ्रास्ट्रक्चर पुश जैसे ढोलेरा स्मार्ट सिटी, चाइना बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। चलिए देखते हैं कि कहाँ कहाँ मेक इन इंडिया ने सच में सफलता हासिल की। पहला, एफडीआई इनफ्लो में रिकॉर्ड वृद्धि। 2014 में भारत में कुल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया था लगभग $45 बिलियन। 2021-22 में ये बढ़कर $84 बिलियन का रिकॉर्ड हो गया। डिफेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल और रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सेक्टर्स में खास तौर पर वृद्धि देखने को मिली। एप्पल के कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स, जिसमें फॉक्सकॉन, विस्ट्रॉन, पैक्ट्रॉन, तमिलनाडु और कर्नाटका में बड़े प्लांट्स लगाएं। आज आईफोन 14 और आईफोन 15 का एक हिस्सा भारत में बनता है और एप्पल का टारगेट है कि 2027 तक अपने 25% फ़ोन्स भारत में बनाएं। ऑटोमोबाइल और मैन्युफैक्चरिंग हब में क्या देखने को मिला हमें? तमिलनाडु को आज डेट्रॉइट ऑफ एशिया कहा जाता है। हुंडई, फोर्ड, बीएमडब्ल्यू, टीवीएस, अशोक लेलैंड यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं। 2014 से 24 में भारत 4th लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मार्केट बन गया। मारुति सुजुकी ने भी गुजरात में एक मॉडर्न प्लांट लगाया, जहाँ से गाड़ियों का एक्सपोर्ट लैटिन अमेरिका और अफ्रीका तक होता है। 2016 में डिफेंस प्रोक्योरमेंट पॉलिसी में सुधार करके प्राइवेट कंपनीज को इनकरेज किया गया। भारत में HAL, तेजस फाइटर जेट, आकाश मिसाइल सिस्टम, पिनाका रॉकेट लॉन्चर जैसे इंडिजिनस प्रोडक्ट्स बन रहे हैं आज के समय। उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर और तमिलनाडु डिफेंस कॉरिडोर में DRDO, BEL, टाटा एडवांस सिस्टम्स जैसे प्लेयर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं। सोलर और विंड एनर्जी में भारत टॉप 5 में आ गया है। अडानी सोलर, टाटा पावर सोलर जैसे कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ा रही हैं। और एक और हम देखते हैं, 2014 में भारत का रैंक था 142वां। 2020 में ये बढ़कर 63 हो गया। ये रैंकिंग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बारे में है। वर्ल्ड बैंक के अनुसार इसका क्रेडिट GST, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड और डिजिटल क्लियरेंस को जाता है। अब देखते हैं क्या चुनौतियां और क्या असफलताएं जो रहीं, उसके कारण क्या रहे। अब हम उन मुद्दों की बात करें जहां मेक इन इंडिया अपने टारगेट से पीछे रह गया। मैन्युफैक्चरिंग का जीडीपी में योगदान बढ़ नहीं पाया। 2014 में ये 16% था, 2024 में भी लगभग 17-18% ही है, यानी टारगेट के मुकाबले ग्रोथ बिल्कुल ना के बराबर है। दूसरा हम देखें, रोजगार सृजन में कमी।
इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से 2016 से 23 में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में नए जॉब्स काफ़ी कम बने। ऑटोमेशन और एआई का इम्पैक्ट भी पड़ा, काफ़ी फैक्ट्रीज़ में स्किल्ड लेबर की कमी दिखी। जैसा इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में रॉ मटेरियल्स और कंपोनेंट्स काफ़ी इंपोर्ट होते हैं चाइना से, ताइवान से। इस वजह से वैल्यू एडिशन कम होती है और जॉब्स लिमिटेड रहते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर और ब्यूरोक्रेसी का असर देखते हैं। बड़े प्रोजेक्ट्स को लैंड एक्विजिशन, इन्वायरमेंटल क्लियरेंस और लीगल डिस्प्यूट्स में देरी होती है। एग्जाम्पल जैसे कि पॉस्को का उड़ीसा में 12 बिलियन स्टील प्लांट प्रोजेक्ट 10 साल में क्लियरेंस इशू की वजह से कैंसिल हो गया। ग्लोबल कंपटीशन की अगर बात करें, वियतनाम, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, इन सब ने टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और फुटवेयर में भारत से तेज प्रोग्रेस की। वियतनाम का इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट $100 बिलियन क्रॉस कर गया, जबकि भारत 25 से 30 बिलियन डॉलर के आसपास है। एमएसएमई सेक्टर की परेशानी की बात करें तो एमएसएमई भारत के मैन्युफैक्चरिंग का बैकबोन है, जैसे कि हम जानते हैं, लेकिन डीमोनेटाइजेशन, जीएसटी के कॉम्प्लायंस लोड और कोविड-19 ने इन्हें काफ़ी हिला दिया और रिकवरी भी जिसकी बहुत स्लो है। अगर इसको हम और अच्छे से विस्तार से अगर मैं सारे केस स्टडीज़ को बताऊं, तो दोस्तों, जब हम मेक इन इंडिया का सक्सेस या फेलियर जज करते हैं, तो हम सिर्फ अपने अंदर ही नहीं बल्कि दुनिया के दूसरे देशों के एक्सपीरियंस से भी सीखना चाहिए। जैसे चाइना का मॉडल, चाइना ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग शक्ति का इस्तेमाल करके पूरा वर्ल्ड का फैक्ट्री बन के खिताब जीता। 1980 से लेकर 2000 इन सालों के बीच उन्होंने स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स SEZs बनाए, जैसे शेंज़ेन, जो एक छोटे फिशिंग टाउन से दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया। चाइना का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जीडीपी का 27 से 29% है। एक्सपोर्ट वैल्यू 2023 में $3.6 ट्रिलियन के ऊपर थी। लेबर लॉ रिफॉर्म्स, लो कॉस्ट लेबर, लार्ज डोमेस्टिक मार्केट, ये सभी मिला के कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इसको मिला। वियतनाम का अगर मॉडल देखें तो वियतनाम ने अपने लो लेवल कॉस्ट और टारगेटेड एफडीआई पॉलिसी से मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, टेक्सटाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स में तेज़ी से ग्रोथ की। सैमसंग ने अपने स्मार्टफोन प्रोडक्शन का 50% हिस्सा वियतनाम में शिफ्ट कर दिया। 2023 में वियतनाम का एक्सपोर्ट वैल्यू $371 बिलियन था। वियतनाम ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स, इन सब का फुल एडवांटेज उठाया। बांग्लादेश का अगर मॉडल बात करें तो बांग्लादेश ने अपनी गारमेंट इंडस्ट्री को एक सिंगल फोकस्ड ग्रोथ इंजन बनाया। रेडीमेड जो गारमेंट एक्सपोर्ट उन्होंने $26 बिलियन का किया साल 2023 में। लेबर कॉस्ट इंडिया से कम और वुमेन वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन वहाँ बहुत ज़्यादा, लगभग 70% गारमेंट सेक्टर में ही वुमेन वर्कफोर्स है। इंडिया की पोजीशन की बात करें तो इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी, उसका शेयर आज भी 15-16% के बीच ही है। हमारी स्ट्रेंथ लार्ज डोमेस्टिक मार्केट है, आईटी इंटीग्रेशन है, स्किल्ड इंजीनियर्स है। हमारी अगर वीकनेस की बात करें तो लॉजिस्टिक कॉस्ट हमारा 13-14% है हमारे जीडीपी का, जबकि वहीं चाइना में 8-9% का ही है। अगर इसके अलग अलग इम्पैक्ट्स की बात करें तो पहला, इसका सोशल इम्पैक्ट क्या रहा। मेक इन इंडिया से यूथ के लिए नए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी खुले, जैसे तमिलनाडु में ऑटो इंडस्ट्रीज के एक्सपेंशन से लैक्स ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट जॉब्स बने। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम स्किल इंडिया इनिशिएटिव ने 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों को ट्रेनिंग दी, लेकिन क्वालिटी गैप अभी भी है। वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें, वुमेन एम्प्लॉयमेंट की बात करें, गारमेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक्स असेंबली लाइंस में फ़ीमेल पार्टिसिपेशन बढ़ी है, लेकिन अभी भी मेल डोमिनेटेड सेक्टर्स ज़्यादा हैं। इसका अगर हम इकोनॉमिक इम्पैक्ट देखें तो एफडीआई का इन्फ्लो 2014 में $36 बिलियन से 2023 में $71 बिलियन तक बढ़ गया। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में बूम आया। मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू 2014 में 18,900 करोड़ थी, जो 2023 में 3 लाख करोड़ से ऊपर हो गई है। एक्सपोर्ट का डाइवर्सिफिकेशन, डिफेंस एक्सपोर्ट 2014 के 1,500
करोड़ रुपए से बढ़ के 2023 में 16,000 करोड़ हो गई है। इसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट अगर देखें तो स्टेट और सेंटर कोऑर्डिनेशन में इम्प्रूवमेंट हुआ, जैसे गुजरात, यूपी, तमिलनाडु के इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स। लेकिन कुछ राज्यों में पॉलिसी स्टेबिलिटी का इशू है, पॉलिटिकल चेंज, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस गिर सकता है। जियोपॉलिटिकल पोजीशनिंग की बात करें तो मेक इन इंडिया ने इंडिया को चाइना +1 स्ट्रेटजी में की प्लेयर बनाए। अब हम आते हैं वे फॉरवर्ड पे। क्या क्या हमें और ऐसी चीज़ें, ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे कि भारत और भी ज़्यादा प्रोग्रेस करे। तो उनमें पहला है लॉजिस्टिक्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट कम करना, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स, पोर्ट मॉडर्नाइजेशन, एक्सप्रेसवे का फास्ट कंप्लीशन करें। दूसरा, स्किल क्वालिटी पे फोकस करें, सिर्फ ट्रेनिंग नहीं, इंडस्ट्री डिमांड के मुताबिक कोर्सेज जैसे सेमीकंडक्टर, एआई मैन्युफैक्चरिंग, रिन्यूएबल एनर्जी इक्विपमेंट। तीसरा, पॉलिसी स्टेबिलिटी एंड ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, हर राज्य में सिंगल विंडो क्लियरेंस का प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जोन्स होने चाहिए। वियतनाम और चाइना जैसे 100% एक्सपोर्ट फोकस्ड इंडस्ट्रियल क्लस्टर बनाना होगा हमें। इनोवेशन और R&D में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हमें सपोर्ट, MSME को R&D ग्रांट्स देना ताकि वो सिर्फ असेंबल ना करे बल्कि डिज़ाइन भी करे। और आखिरी, ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग, ग्लोबल कार्बन बॉर्डर टैक्स के लिए अभी से ही इको फ्रेंडली प्रोडक्शन शिफ्ट करना चाहिए। अब हम इसके कंक्लूज़न पे आते हैं। दोस्तों, मेक इन इंडिया एक विजनरी कैंपेन है। भारत को मैन्युफैक्चरिंग जायंट बनने का सपना रखता है। भारत को मैन्युफैक्चरिंग जायंट बनाने का सपना रखता है, जो मेक इन इंडिया कैंपेन है। सफलता के पहलू अगर हम देखें तो FDI इनफ्लो रिकॉर्ड हाई, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग बूम हो रहा है, डिफेंस एक्सपोर्ट ग्रोथ हो रहा है, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में इम्प्रूवमेंट दिख रहा है। जो इसकी असफलताएं हैं वो मैन्युफैक्चरिंग GDP शेयर स्टैगनेंट, रुका हुआ है वो लगभग, जॉब क्रिएशन टारगेट के बहुत ही नीचे हैं, लॉजिस्टिक्स और पॉलिसी गैप है। अगर हम अपने स्ट्रेंथ को सही डायरेक्शन में यूज़ करें और वीकनेस को दूर करें तो अगले 10 साल में भारत दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग लीडर बन सकता है। मेक इन इंडिया की कहानी अभी अधूरी है, इसे पूरा करना हम सबकी जिम्मेदारी है। धन्यवाद।